हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू। मैं एक बार फिर आपके साथ सुरेश सर। आपसे मैंने कहा था ना कि 11th का एग्जामिनेशन अप्रैल 13 के अबाउट प्रोबेबल डेट है, इसलिए अब आप इंतजार मत कीजिए। आपसे मैंने ये भी कहा था कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए अब आप इंतजार मत कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करना शुरू कर दीजिए। और ये सुरेश सर आपके साथ है, आपके कोशिश में मदद करने वाले। मैंने आपसे कहा था कि जैक 11th का जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उसके लिए मैं एक MCQ का सेट लेकर के आऊंगा, और ये जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपके सेवा में हम MCQ पर डे एक डालते रहेंगे। फिजिक्स का पेपर आपके लिए सबसे इजी रहेगा। सिर्फ आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे, कॉपी निकालेंगे, पेन साथ में रखेंगे और सारे चीज को नोट करते जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चलिए हम आपके साथ आज लेकर के स्टार्ट करते हैं MCQ का सेट नंबर 1। हमने लिखा है यहाँ पर MCQ फिजिक्स सेट 1 जैक बोर्ड मॉडल फॉर क्लास 11th। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, देखिए वहां पर 1 मीटर समतुल्य है। 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू एंगस्ट्रॉम के रूप में यहां दिया हुआ है 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम, 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम। तो आप याद कीजिए, एंगस्ट्रॉम वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। क्वेश्चन सेटर जो है विद्यार्थी को थोड़ा सा अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह फंसाने की कोशिश करता है। आप वहां पढ़ते हैं 1 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर -10 मीटर। तो यहां पर उलट के दे रहा है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना एंगस्ट्रॉम होगा। तो 1 अगर ये आता है 1 एंगस्ट्रॉम कितना मीटर के रहेगा, तब आप 10 टू द पावर -10 मारेंगे यहां। लेकिन यहां दे रहा है 1 मीटर कितना एंगस्ट्रॉम के समतुल्य होगा, तो इसके इधर से आ जाएगा ये, इसलिए हो जाएगा 10 टू द पावर 10 प्लस 10 में आ जाएगा ये। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है। डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा आपको। तो डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहां से निकालेंगे आप, तो आपको जाना होगा कहां पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी रटने मत कोशिश कीजिए, डायमेंशन को आप रट लेंगे तो आप भूल जाएंगे। फॉर्मूला आप देखिए कहां पे, वो जिस क्वांटिटी को पूछा जा रहा है डायमेंशन, वो किसी भी फॉर्मूले में अगर आपको मिलता है तो उस फॉर्मूले को आप लिख दीजिए। जैसे यहां पे लिख दिए F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहां से कैपिटल G आप निकाल लेंगे तो F इंटू आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। F का डायमेंशन आप जानते हैं mlt-2, ये डिस्टेंस हो गया। L2 नीचे मास हो गया, m2 ये +1 -2 तो ये m-1 हो गया। L2 और 1 3 हो गया, t-2 हो गया। यहां से एक m कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा m-1, यहाँ L2 + 1 L3 t-2। तो देखिए कहां पे है ये, बी नंबर में देखिए m-1 L3 t-2, इसलिए आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 1 न्यूटन समतुल्य है। 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, डाइन के साथ रिलेशन दिया है आपको। 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्विवेलेंट होगा, 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर -7। तो आप याद रखते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। आप अगर भूल रहे हैं तो उसको आप भी इस तरह से आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। डाइन का क्या होता है, CGS यूनिट फोर्स का है ये, और न्यूटन ऐसा यूनिट है। नंबर 4 आइए देखिए, किसी कण के विस्थापन समय ग्राफ की ढाल निरूपित करता है। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल रिप्रेजेंट्स। तो ग्राफ आपको यहां खींचना है, ये ग्राफ है, इधर टाइम है और इधर डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट है मतलब S है, ये ऑरिजिन है, इसका ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ है इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ।
तो कहता है कि ये जो स्लोप है, ये रेखा की जो ढाल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आप 2 पॉइंट ले लीजिए कहीं पर, मान लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट लिए, हमने इसको यहां से मिला दिए, ये ढाल हो गया, ये ए बी सी। तो यहां से ढाल का मतलब आप जानते हैं कितना, टेन थीटा। स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा ये हो जाएगा, टेन थीटा अगर लेंगे तो पी बाय बी, पी मतलब ये, पी मतलब ये हो गया सी बी, और बी मतलब ये ए बी, ए बी। तो सी बी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये विस्थापन है, ये विस्थापन है, ये डिस्प्लेसमेंट। और बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से, टाइम, ये टाइम बता रहा है आपको, टाइम। तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होगा, यहां फॉर्मूला आपको आएगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, वेग, वेग रिप्रेजेंट करता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो होगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, देखिए 5, किस निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति विषयक नियम लागू होते हैं। इन विच फ्रेम ऑफ रिफरेंस न्यूटन्स लॉ इज वैलिड, न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको बताए थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप किसी होने वाली घटना का ऑब्जर्वेशन करते हैं। 2 तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल, मतलब एक जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय। तो इनर्शियल फ्रेम जो है, जड़त्वीय फ्रेम जो है, उसी में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड रहता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जड़त्वीय, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिस राशि को परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको हम सदिश राशि कहते हैं, और जिसको सिर्फ परिमाण है, नो डायरेक्शन, विच वन हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो यहां कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, मतलब यहां पे 4 ऑप्शन में 3 जो है वो स्केलर है, सदिश राशि है, और एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो आपको चूज करना है। एनर्जी इज स्केलर, यू नो, पोटेंशियल विभव इज स्केलर, यू नो, वर्क इज स्केलर, यू नो, संवेग मोमेंटम इज वेक्टर, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी, मास जो है वो स्केलर है, मास जो है, मोमेंटम को हम लोग पी से लिखते हैं, पी इक्वल टू एम इंटू वी, दिस इज स्केलर बट दिस इज वेक्टर, इसलिए वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहां कह रहा है, देख रहे हैं, यदि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी तो ए और बी के बीच का कोण है। इफ ए डॉट बी इक्वल टू ए बी देन एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, बट यू नो ए डॉट बी का फॉर्मूला याद कीजिए, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और यहां पे ए बी रहा, कॉस थीटा को यहां पकड़ते हैं हम लोग, ए बी बाय ए बी दैट इज 1, और ये कॉस में आप जानते हैं 1 कितना डिग्री में हो रहा है, 0 डिग्री, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, म्यू एस बाय म्यू के का मान है, वैल्यू ऑफ म्यू एस बाय म्यू के। म्यू एस बाय म्यू के मतलब म्यू एस बाय म्यू के, ये फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है। एस रिप्रेजेंट्स फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन और के रिप्रेजेंट्स फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये एफ एक्स म्यू, वहां फॉर्मूला पढ़े हैं आप, एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर, तो ये हो जाएगा म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आप जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, इसलिए अगर ये ज्यादा ऊपर है ये कम है तो इसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। और अगर ऐसे दे दे म्यू के बाय म्यू एस तो ये कम होता है, इसलिए दिस विल बी लेस देन 1, दिस विल बी लेस देन 1। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, स्टैटिक अगर ऊपर है काइनेटिक नीचे है तो 1 से ज्यादा होगा, इसलिए आंसर विल बी ए, म्यू एस बाय म्यू के ग्रेटर देन, द वैल्यू ऑफ म्यू एस बाय म्यू के इज greater than 1।